हाँ प्यारे बच्चों, तुम लोगों को अब 10 दिन की 30 जून तक आप लोगों को भी रेस्ट करने का मौका मिला था। और मोस्टली आप लोग तो मौज ही मौज कर रहे हो बहुतों दिन से हो, और मना ही रहे हो जो चलता रहे ऐसी मौजें। लेकिन एक चीज़ पे पाबंदी ज़रूर हो गई है, घर से बाहर निकलना। उसमें भी आप लोगों को थोड़ी बहुत सफोकेशन तो मिलता ही होगा, कारण घर पर पेरेंट्स रहते होंगे। थोड़ा सा शर्म लिहाज तो होता ही होगा। उतना तो उठा के पी नहीं लिया है। अब आप लोगों की क्लासेज मोस्टली कुछ दिन वीडियो भेजा जाता था आप लोगों को क्लास के टाइम पे, गूगल क्लासरूम पे भी भेजा गया है। कई लोग गूगल मीट पे भी, कई लोग जूम पे भी। अब आप लोगों की क्लासेज जो होगा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लाइव क्लासेज होंगे सारे बच्चों को। और सब बच्चे को ये ध्यान रखना पड़ेगा, फ़ोन अपग्रेडेड होना चाहिए, जो फ़ोन सही ढंग से काम कर सके आप लोगों के क्लास के लिए। अब मेरे सामने में तो वो क्लासेज आपको शायद 5 तारीख, 5 या 6 मंडे से, कमिंग मंडे 5 या 6 जुलाई को हमारा कमिंग मंडे है, उस दिन से माइक्रोसॉफ्ट पे क्लासेस आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये सिचुएशन का कोई ठीक नहीं हम कह सकते हैं, जो 13 क्लासेज अप्रोप्रिएट वे में ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल रेगुलेशन है अप्रोक्सीमेटली बेटे हो, ये साल तो कम से कम लग ही जाएगा। अगर स्कूल ओपन भी होता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन ही आपकी क्लासेज हो पाएगी, कारण सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बच्चे को सेटिंग करने में हम लोगों को भी उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और हमारे बच्चे इतने शरीफ हैं जो कह नहीं सकते हैं कि बच्चा हमारा कब क्या करेगा, किससे मिलेगा, किसी से आपस में भी एक दूसरे में टकरा जाते हैं। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी सावधानियों की ज़रूरत हमारे साथ है, मैनेजमेंट के साथ है, स्कूल के साथ है, और गवर्नमेंट के साथ भी है। जो गवर्नमेंट अभी तक सब चीज़ अनलॉक हो चुका है, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, जो कि बच्चों से रिलेटेड है। जो बच्चे नहीं मानते हैं वहाँ जाना, होटल बड़े बड़े अभी भी नहीं खुले हैं। तो ये सब सारी चीज़ें की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ऐसे परिस्थिति में बच्चों को चाहिए, हर बच्चों को, जो अपने आप में कमर कसें और मेहनत करना स्टार्ट कर दें। और मेहनत के रास्ते में जो कोई भी डिफ़िकल्टी, बाधाएं आपके सामने होंगे, उसके लिए आपके टीचर लोग खड़े हैं दीवार की तरह। जब कभी भी जो कोई भी प्रॉब्लम हो, और क्लास में हमने जितने भी चीज़, अपनी बातें सुना रहा हूँ, जितने भी चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, उससे बाहर बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी चीज़ बाहर नहीं होएगा। इसीलिए एक एक चीज़ उस वीडियोग्राफी का या आपके क्लासरूम का जो भी है, वो आपके कॉपी में अप टू डेट वर्क, रिटेन वर्क होना चाहिए। और उसी के पढ़ के आपको होम एग्ज़ाम भी और बोर्ड एग्ज़ाम भी आपको देने हैं, उससे फालतू कुछ भी नहीं आने हैं। तो आज मैंने आप लोगों के सामने यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री मेटलर्जी प्रीवियस टाइम पे कराया था। छुट्टी डिक्लेयर होने से पहले मैंने मेटलर्जी 6 चैप्टर करवाया था। अब यूनिट नंबर 5 है, इसमें है सरफेस एंड कोलाइडल होना चाहिए, लेकिन बुक में शायद सरफेस केमिस्ट्री का ही नाम दिया है, सरफेस एंड कोलाइडल केमिस्ट्री, सरफेस एंड कोलाइडल केमिस्ट्री। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एब्जॉर्प्शन? हर मेन चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखें बेटा। यहाँ पर EDSORPTION, एडजॉर्प्शन। सरफेस, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। देखो मैंने फर्स्ट चीज़ लिख रहा हूँ,
It is surface phenomena. Surface phenomena का मतलब it occurs only at the surface, not at the bulk, not at the interior of the substances, only at the surface. और अदर डेफिनेशन इसका जो बना है एनसीईआरटी ने जी लिखा है, द accumulation, ACCUMULATIO, accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk of a solid or liquid is called adsorption. ये एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन है, सरफेस पर होता है। फॉर एग्जांपल, आप छोटा सा एग्जांपल से आप समझ जाएंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एक चौक का पीस ले लेते हैं हमने, हमारे पास जो हमने बोर्ड पर जिस चौक से लिखते हैं, और एक गिलास पानी में या एक छोटी सी बीकर में थोड़ा पानी ले लें, उसमें ब्लू इंक डाल दें, एक ड्रॉप बेटा हो ब्लू इंक या रेड इंक डाल दो या ब्लैक इंक ही डाल दो, और उसमें उस चौक के पीस को ऐसे डिप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट, जिससे पानी, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का कलर कंपोनेंट जो होता है, दे आर एब्जॉर्ब्ड, ADSORBED, एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस। तो उस चौक का सरफेस जो है वो कलर्ड हो जाएगा, और जब उसको यूँ तोड़ के देखते हैं गीले स्टेज में, तो अंदर का जो पोर्शन है वो बेटा वही तो उसी तरह से वाइट का वाइट ही दिख रहा है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर होगा और पूरे में नहीं होता। उसी तरह एक छोटा सा डेफिनेशन हमको इसी के साथ एब्जॉर्प्शन किया है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो देखेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन जो है ABSORPTIO, एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना, concentration uniformly distributed throughout the bulk of solid or liquid, ये एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास में जिस तरह से हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। उसी तरह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन है इसका भी 2 कंपोनेंट है। सॉल्यूट की जगह एक होता है एब्जॉर्बेट, दूसरा सॉल्वेंट की जगह एडजॉर्बेंट। ये 2 चीज़ों से बना हुआ 2 कंपोनेंट होता है। एडजॉर्प्शन का 2 कंपोनेंट होता है। एडजॉर्बेट मीन्स होता है द सब्सटेंस which absorbs at the surface, the substance which absorbed
at the surface is called adsorbate. जैसे गैस है, पेपर है, adsorbent, the substance on which adsorption occur. Adsorption occur called adsorbent. अब आप लोग कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल में जनरली बेटा हो सॉलिड सरफेस होता है, सिलिका जेल ले लें, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल, चारकोल एटसेट्रा, ये सब हमारे एडजॉर्बेंट। इस तरह से मैंने 3 चीज़ सीखा, एक एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन, एक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बेटा एडजॉर्प्शन का 2 पार्ट होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जो सॉलिड सरफेस पे आके अटैच होता है वो एडजॉर्बेट होता है, और वो सॉलिड सरफेस जिस पर अटैच होता है वो एडजॉर्बेंट होता है। आप देख लिए हैं ये चीज़ें जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, ये सारी चीज़ें आपकी भलाई के लिए। अब एडजॉर्प्शन बोला मैंने, अगर पेपर में आ जाए डीसॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होगा तो कितने बच्चे डीसॉर्प्शन, DESORPTION, डीसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीन्स होता है सब्सटेंस को अटैच होना सॉलिड सरफेस पर ऐसे, आइदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स और बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। लेकिन जब बेटा डीसॉर्प्शन की बात होती है, अटैच सब्सटेंस जो है, एडजॉर्ब सब्सटेंस जो है किसी भी सॉलिड सरफेस पर डिटैच हो, हटेगा, तब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा वो बच्चे देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ removal of adsorbed substance from the surface of adsorbent is called desorption. अगर कोई एडजॉर्ब सब्सटेंस है, उस प्रोसेस को, उसमें से उस सब्सटेंस को हटाना, एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट को अलग करना, उस प्रोसेस का नाम है बेटा और डीसॉर्प्शन। अब तीसरी बात आती है हमारा, डीसॉर्प्शन के बाद एक टॉपिक आता है, एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आता है, सॉर्प्शन, SORPTION, ध्यान से सुनेंगे, SORPTION। अब बेटा ये सॉर्प्शन क्या होता है? सॉर्प्शन कितना आसान चीज़ है। सॉर्प्शन में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन, ABSORPTION, B फॉर बेबी, एब्जॉर्प्शन, दोनों साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, तो उसको बेटे हो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। द प्रोसेस बेटा, अब इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस इन व्हिच adsorption
and absorption occurs simultaneously are called sorption. अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब ये सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेता हूँ बेटा, हमारे पास वाटर वेपर है। अब वाटर वेपर में हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और बेटा सिलिका जेल दोनों डाल देते हैं एक साथ। वाटर वेपर है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। वाटर वेपर में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल दोनों एक साथ डाल दिया। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर। एंड सिलिका जेल का वर्क है, दे एडजॉर्ब वाटर वेपर। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर वेपर, सिलिका जेल एडजॉर्ब वाटर वेपर। तो दोनों प्रोसेस आप देख रहे हैं, जो एडजॉर्प्शन भी एब्जॉर्प्शन भी दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 मार्क के क्वेश्चन में डाल सकता है इन वाटर वेपर सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल and anhydrous aluminum chloride both are added together. The role of कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, 4 ऑप्शन आपके साथ है। जो एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर को, एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर को, एब्जॉर्बेंट का काम करता है या एब्जॉर्बेट का काम करता है। वहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर। एब्जॉर्बिंग एजेंट अगर होता ऑप्शन में तब आप उसको भी टिक करते, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब तीसरी बात है जो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्यों है? एब्जॉर्प्शन होता क्यों है? मैकेनिज्म का मतलब, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। बेटा एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन का क्या रीजन है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। अब छोटी सी बातें आपको दिखाता हूँ। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेज, सरफेस एनर्जी decreases, that is in the form of heat energy, that is the enthalpy of absorption, enthalpy of absorption, absorption decreases। इसका मतलब अगर इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डेल्टा एच बिकम्स नेगेटिव। अब आप देखो दूसरा केस कह रहा है, जो गैसियस मॉलिक्यूल अटैच होता है सॉलिड सरफेस से, ऐसे चिपकता, तो रैंडमनेस जो है, उसका जो फ्रीडम है, उसका जो मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। रैंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो मेरा नेगेटिव हो गया। डेल्टा एस बिकम्स बेटा नेगेटिव। किसी भी सिस्टम को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा,
स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी निगेटिव यहाँ पर कब हो रहा है, इस चीज़ को आप लोग बताएंगे। अब बेटा डेल्टा एच भी निगेटिव है, डेल्टा एस भी निगेटिव है। अगर यहाँ डेल्टा एस निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर मान लो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो नहीं होगा एडजॉर्प्शन। डेल्टा जी को निगेटिव होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे व्हेन डेल्टा एच, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, magnitude of delta H greater than T delta S, then delta G becomes negative, reaction is feasible, reaction is spontaneous, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। रिएक्शन मीन्स यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन का डिस्कस कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होएगा। तो दो बातें हम कहेंगे, कहीं भी ऐसी कंडीशन में अगर इस तरह का सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट होता है तो हमने सीधे बोलेंगे ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीजिंग, दैट इज इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर ग्राम सॉलिड ऑफ द एब्जॉर्बेंट डिक्रीजिंग, मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। और ड्यूरिंग द बीटा एब्जॉर्प्शन रिस्ट्रक्शन ऑफ द गैसेस मोलिकुल्स randomness of a gaseous molecules becomes restricted because attachment come close to each other. It means gaseous molecule, randomness of the gaseous molecule means adsorbate, decreasing. In this case, delta S becomes also negative. डेल्टा एस पॉजिटिव कब, जब रेंडमनेस ज़्यादा होगा तो डेल्टा एस बेटा निगेटिव, क्योंकि मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। डेल्टा एच जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का फार्मूला है। इसमें कहता है डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, क्योंकि ये अगर निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर बेटा तब केस में कैसा कंडीशन में लगाऊं जो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए। इसकी वैल्यू निगेटिव लाने के लिए, इस डेल्टा जी को निगेटिव लाने के लिए, अगर डेल्टा एच यहाँ पर मान लो -500 हो और इस दोनों का मल्टीपल बेटा हो +300 हो, -500 +300 तो -200, तब भी तो बच रहा, नेगेटिव ही आ रहा। तो ऐसे केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब आती है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये दो टाइप के होते हैं, तो हमने एक ही प्रोसेस में रख लूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। क्या आएगा, जो डिफरेंस अगर कर दूँ तो दोनों क्वेश्चन का समाधान हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड फेमिसॉर्प्शन। अगर एक तरफ हमने फिजिसॉर्प्शन लिख दिए, फिजिसॉर्प्शन का दूसरा नाम फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन का दूसरा नाम केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये हुआ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन का दूसरा नाम केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब ये एड्जॉर्प्शन बेटा वो दो टाइप का होता है, एक फिजिसॉर्प्शन, एक बेटा केमिसॉर्प्शन। अब फिजिसॉर्प्शन की डेफिनेशन अगर मान लो बनाना है हमको, यहाँ पर पॉइंट 1 एक डिफरेंस ये हो जाएगा, इट अकर्स ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स। मीन्स फिजिसॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। वैन डर वाल्स फोर्स कई तरह का होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है, लंदन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल फोर्स होता है। ये सब टाइप है वैन डर वाल्स फोर्स के, लेकिन बेटा है वीक वैन डर वाल्स फोर्स। नंबर 1, इसका नंबर 1, इट अराइजेज
ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। It arises due to chemical bond formation। मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है बीटा, जिसके चलते दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। उसके बाद फाइनल चीज बनता है। नंबर 2, difference, it is reversible। दूसरा, it is irreversible। नंबर 3, it forms multi-molecular layer। It forms, तीसरा पॉइंट, it forms monomolecular, या यूनी भी होता है, यूनी मीन्स भी वन ही होता है, मोनोमोलेकुलर लेयर। चौथा पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। मतलब बेटा 20 to 40 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन चौथा, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई, ब्रैकेट में 80 to 240 किलो जूल पर मोल। अब पूछेगा वाई फिजिसॉल्यूशन हैव अ लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर एक वर्ड, वन वर्ड, इट इज ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस। वाई इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस। सारे चीज़, सारे क्वेश्चन डेफिनेशन जो है वो रिलेटेड है हमारा बेटा हो कहाँ से, तो वो रिलेटेड है हमारा उसका डेफिनेशन से सारा रिलेटेड है। तीसरा चीज़ आप इसमें और डाल सकते हैं डेफिनेशन के बाद, जो एक आध पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या डालेंगे हमने, तो ये भी कह सकते हैं लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। इट अकर्स एट बेटा लो टेम्परेचर, occurs at low temperature। पांचवा पॉइंट, occurs at high temperature। इतना छोटा छोटा टॉपिक दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे बच्चे इतने चीज़ को अगर लर्न करें, यहाँ तक बुक खोल के पढ़ें, तो बेटा हो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। तो आप बच्चे, सब बच्चे इस तरह से ध्यान दें, जो एक दिन में जितना काम होता कम ही करवाऊँगा, कोई ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन मार्च से लेके या अप्रैल मई में हमारी क्लासेज हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा हो गई, कारण संडे छोड़ के कोई बीच में गैप नहीं था आप लोगों के क्लास में मोस्टली, इसीलिए सिलेबस जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही खिंच गई, कम ना खिंचा है, सिलेबस थोड़े ज़्यादा खिंच गए हैं।
कोई बात नहीं, वैसे हम लोगों को 30 सितंबर तक होता था सिलेबस कंप्लीट। उम्मीद वही रहेगा, रेंज वही रहेगा। पढ़ाई लिखाई में रिवीजन का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। बच्चे के काम है मेहनत करना, हम लोगों